स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग अब थोड़ा ठीक हो गया है, वहीं अब विंग के सपोर्ट में पूरी की पूरी लैन फैमिली और उसके फ्रेंड्स आ गए। अब आगे विंग जो अभी वांग जी के साथ अपना स्वीट सा मोमेंट एंजॉय कर ही रहा था, तब इन दोनों को डिस्टर्ब करने कोई डोर पे आ गया। जब ये दोनों उस तरफ देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि नी हुसैन है, जो घूर घूर के उन दोनों को देख रहा था। वही नी हुसैन को यहाँ देखी विंग थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और वांग जी उसे घूर घूर के देखने लगता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही बात मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम ये मेरे क्लाइंट के साथ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आज तुम सबसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे मेरी इंपॉर्टेंट बात छोड़ के यहाँ ये सब कर रहे हो। वांग जी को नहीं सर पे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो बोलने भी वाला था कि मेरा लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, लेकिन उससे पहले विंग बीच में बोल पड़ता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी तुम्हें मुझसे? क्या कुछ केस में इम्प्रूवमेंट हुई? क्या क्या हम कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं? बेचारा विंग बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने होने वाले बेबीज़ को लेके। कैसा लग रहा है ना विंग को इस समय, उसके बच्चे जो अभी दुनिया में आए नहीं, जिनका दूर दूर तक कुछ पता नहीं, लेकिन स्टिल विंग उनके लिए फाइट कर रहे हैं। वो हर हालत में अपनी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट चीज़ को मैडम युग को तो नहीं देगा, इसलिए वो पहले से ही इस चीज़ के लिए ऐसे फाइट कर रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था, और वांग जी तो भी शायद अपने और विंग के बेबीज़ को तो किसी को देने नहीं देगा, और दूसरा वो विंग को किसी और को टच नहीं होने देगा। तो ये केस तो इन लोगों की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इन लोगों की हैप्पीनेस, फ्यूचर, यहाँ तक कि उनकी मैरिड लाइफ भी कहीं ना कहीं इस केस पे डिपेंडेड है। इसलिए कहीं ना कहीं सब लोग पूरी लैंड फैमिलीज और यहाँ तक कि याली भी इस समय यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि न्यूज़ सर ने, जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग में ही सबको बोल दिया था कि आज वो बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात करना चाहता है, इसलिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब सब लोग न्यू हुसैन को देख रहे हैं। वहीं वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा एक साइड से उसने एक स्टिक की यूज़ हेल्प ले रखी है, और एक साइड से वांग जी ने उसे पकड़ा हुआ है, हेल्प करते हुए वॉक करते हुए लेकर बैठाता है, क्योंकि अभी वह सारे प्लास्टर कटे ज़रूर हैं, लेकिन अभी विंग की बॉडी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, इसलिए वो आराम से उसे वहाँ पर बैठा रहा है। अब न्यू हुसैन बोलना शुरू करते हैं, वैसे तो ये केस कोई केस ही नहीं है, पर उसके बावजूद हमने इतना टाइम इसमें वेस्ट कर दिया। विंग तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी हड्डियाँ भी तुड़वानी पड़ी, लेकिन काश तुम लोग पहले ही मेरे पास आ जाते। अब तुम इतनी बकबक करना बंद करो और मेन पॉइंट पे आओ। जिंगी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है। न्यू सैड जिंगी को घूरते हुए देखता है और बोलते हैं, मैं अपनी बात कंप्लीट ही कर रहा हूँ, तुम बोलने दोगे तब ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये केस कल हेयरिंग में जीत जाएंगे, इसलिए आप सब लोग अगर इसके यहाँ पे आके अपने मैडम यू को बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा, वरना मैं अकेले ही उनको नरक दिखाने के पूरे मूड में हूँ। क्या क्या करने वाले हो तुम कल? अब विंग बेचारा घबराता हुआ और बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट में पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नी हुसैन की बात से उसे खुशी हो रही है कि क्या वो सचमुच ये केस जीत सकता है। इस बात पे अब नी हुसैन विंग को देखता है और बोलता है, कुछ नहीं, जो सच है वो सबके सामने आएगा, मैडम यू की गंदा चेहरा सबके सामने आएगा, बस यही करने वाला हूँ कल मैं। लेकिन तुम ये करोगे कैसे? तुम्हारे से पहले इस केस के बारे में मैंने तो बहुत सारे लोगों से बात की थी, यान ली जो अभी न्यू हुसैन से पहले भी विंग के, मतलब वो जब अकेले चाइना में थी तो विंग के लिए उसने बहुत सारे लॉयर से बात करी थी। तो वो बात कह रही है कि मैंने बहुत सारे लॉयर से बात की थी, पर किसी को भी इस केस में कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा था। सब लोगों ने कहा था ये ओपन एंड शट केस है, ऑलरेडी एक पार्टी ए ने पार्टी बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अब पार्टी बी इस बात से मुकर नहीं सकती है, क्योंकि पार्टी ए ने जो भी मतलब एक तरह से बातें बोली थी वो सब करने को तैयार है। तो हम ये केस कैसे जीतेंगे? पहली चीज़ शायद आप भूल गए हो, विंग के ऊपर सिर्फ एक ये केस नहीं बल्कि आपकी प्यारी मदर ने बहुत सारे केस किए थे, जिनमें से एक फॉर्जरी था, जिसमें से एक उन्होंने ये कहा था कि विंग ने इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेके उन्हें बिना बताए भाग गया, पर वो कहाँ प्रूव है? क्या विंग के पास कोई पैसे हैं? क्या उनके पास कोई प्रूफ है कि विंग ने वो पैसे लिए हैं? तो ये केस ओपन एंड शट हो गया। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में तो कल मैं कोर्ट में ही बताऊंगा, और आप सब लोग वहाँ ज़रूर आइएगा। कहीं ना कहीं नी हुसैन इतनी खुशी और एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं, ये देखकर विंग बहुत खुश है। वहीं सब लोग कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान भी है। हर हालत में वो चाहते हैं विंग ये केस जीते। आज विंग को स्पेशली कोर्ट में जाना है, तो उन्हें डर है
कि कहीं केस में कुछ गड़बड़ हो गई तो विंग को कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वो वरी हैं। वहीं विंग आज प्यार से अपनी लंजान की बाहों में ही सो रहे हैं। वांग जी और विंग एक बेड पे है और विंग वांग जी की हाथ पे ही सर रखा हुआ है। वहीं वांग जी विंग के हाथों में हल्का हल्का हाथ फैला रहा है और बोला है, विंग तुम सो जाओ, अभी भी तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हुई है, तुम्हें बहुत सारा रेस्ट चाहिए। और वैसे भी ये मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं लांसर, आज तो मुझ पे इन मेडिसिन का भी असर नहीं हो रहा है। सच कहूँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है लांसर, कहीं सचमुच में हम ये केस हार गए तो मैं किसी भी हालत में अपने बेबीज़ को मैडम यू को नहीं दूंगा। जितनी नफरत वो मुझसे करती है, पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ कैसा करेगी। वो क्यों क्यों चाहती है मेरे बेबीज़ को मुझसे दूर करना? क्योंकि वो एक गिरी हुई औरत है, वो तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस देख ही नहीं सकती। माँ क्या, या वो मुझे कभी एक फैमिली का प्यार चाहती ही नहीं। मैं सिर्फ एक छोटी सी फैमिली चाहता था कि मेरे मदर फादर उससे दूर हुए थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ फैमिली का प्यार चाहिए था, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला। जब मैं बड़ा हुआ और अब मुझे समझ में आया कि वो टाइम मेरे पास से चला गया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि अब मैं अपनी खुद की एक छोटी सी फैमिली बनाऊंगा। जब मैं अपने अल्फ़ा के साथ रहूँगा, मेरी वो छोटी सी फैमिली, शायद वो उसके साथ मुझे वो खुशी, वो अपनापन, वो प्यार मिले। मैं बस यही चाहता था, शायद यही चीज़ थी जो मैडम यू कभी नहीं चाहती थी, इसलिए वो मुझसे मेरा वो सपना छीनना चाहती है। तुमसे कोई तुम्हारा सपना नहीं छीन सकता और तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी। ये तुम्हारे अल्फ़ा का तुमसे प्रॉमिस है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमसे तुम्हारे बेबी या तुम्हारी फैमिली छीनने का राइट किसी का नहीं है, यहाँ तक कि मेरा भी नहीं है। एक मदर कि से उसका बेबी दूर करने जैसा गलत काम कोई इमेजिन भी कर सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो औरत कितनी गिरी हुई है। लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं और पूरी लैन फैमिली है और हमारे होते हुए कोई तुम्हें अब हार्म भी नहीं पहुंचा सकता। और तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि अब तो तुम्हारे पास पूरी फैमिली है? पिछले 2 महीने में क्या मेरी फैमिली ने तुम्हें प्यार नहीं कम किया? नहीं लाजान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं चाइना आया, तुम्हारी पूरी फैमिली से मिला। तुम्हारे ग्रैंडफादर पता नहीं क्यों वो जब भी मुझे देखते हैं वो इतना गिल्टी सा क्यों फील करते हैं। उनकी आंखों में मुझे एक अजीब सा गिल्ट दिखता है। वो बहुत ज़्यादा प्यार से मुझे ट्रीट करते हैं, इवन जिंगी से ज़्यादा प्यार वो मुझे करते हैं। लेकिन जब भी वो मुझे मिलते हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी हिचकिचाहट क्यों है? क्यों वो मुझसे नज़र ही नहीं मिला पाते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं लांजा? विंग अब वो क्वेश्चन जो शायद वो काफ़ी टाइम से पूछना चाहता था वो पूछ रहा है। नहीं वांग जी विंग को नहीं बताना चाहता कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया था शुरू में, और यहाँ तक कि वो तो इतना ज़्यादा विंग को नापसंद करते थे कि वो वांग जी की बिना परमिशन के उसे यहाँ चाइना भी ले आए थे। लेकिन वो अभी विंग को ये बात बता देगा तो विंग जो अभी इतना खुश है सबके साथ, कहीं उसे बुरा ना लगे, इसलिए वांग जी बोलता है मैं उनसे बात करूँगा। क्या पता वो वैसे ही तुम्हारे लिए थोड़ा सा सैड फील करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैडम यू के बारे में जिन्होंने भी जाना है वो सब थोड़ा सा तुम्हारे लिए सैड तो फील करते ही हैं, हो सकता है। लेकिन तुम उनसे बोलना मुझे उनकी वो झुकी हुई नज़रें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुस्कुरा के जिंगी से बात करते हैं, लेकिन जब भी वो मुझे देखकर थोड़ा सा नज़रें झुका लेते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन तुम पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से रेस्ट करो ओके, और कल अच्छे से सब कुछ हैंडल करोगे। अगर कल कुछ भी गलत हुआ तो तुम वहाँ पे स्ट्रेस नहीं होगे और कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करोगे। प्रॉमिस करो मुझसे। हाँ लांजान मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपना ध्यान रखूँगा और कल कुछ भी गलत या सही जो होगा उसे तुम्हारे साथ स्ट्रांगली एडमिट करूँगा। वेरी गुड विंग, ये बोल के वांग जी बहुत प्यार से विंग के माथे पे किस करता है और उसे बहुत प्यार से अपने सीने से लगा के सुला देता है। वहीं विंग और वांग जी मॉर्निंग में लेट ही उठ पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो रात भर सो ही नहीं पाए तो उनकी आंख लेट खुली। लेकिन उन्हें बड़े प्यार से मैडम लैन खुद उठाने आती है। वो वांग जी को तैयार होने के लिए बोल के खुद विंग की हेल्प करती हैं उसे तैयार होने में, क्योंकि ऑब्वियसली आज वांग जी विंग की हेल्प करेगा तो और लेट हो जाएंगे वो लोग, इसलिए वही विंग को तैयार होने में हेल्प करती हैं। वहीं विंग अच्छे से रेडी होता है, उसके हाथ में एक फॉर द सेफ्टी उसके शोल्डर वोल्डर पर जो चोट लगी थी अभी भी उसे एक थोड़ा सा सेफ्टी के लिए बैंड वैंड दिए हुए हैं जो उसने अभी भी पहने हुए हैं, और यहाँ तक कि उसके हाथ पैर पे भी हल्का सा एक सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बैंड दिया गया है जिसे उसने पैर पे भी पहना हुआ है ताकि एकदम से उसके हाथ पैरों पर ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। लेकिन अभी भी वो आज स्ट्रांगली खड़ा होकर अपने लिए स्टैंड लेता हुआ आज मैडम यू के खिलाफ
कोर्ट में जा रहा है, ये देखकर लैन फैमिली उसे पूरा सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि पूरे लैंस भी आज विंग के साथ जा रहे हैं। एक भी लैन फैमिली का ऐसा मेंबर नहीं है जो आज यहाँ पे कोर्ट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि यानली, जिनजुशान, यहाँ तक कि ननी हुसैन ने कुछ मीडिया हाउसेस के लोग भी बुलाए, जिन्हें देखकर वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं विंग भी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मैडम यू कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में एंट्री, मतलब कोर्ट रूम में एंट्री कर रही है। वो और उनका बेटा सिर्फ वही दोनों साथ में हैं। जब से मैडम यू की इस चीज़ के बारे में जियान फैमिया को पता चला है, तब से वो शहर को छोड़ के कहीं चले गए हैं। कोई नहीं जानता वो कहाँ पर है। कोई कह रहा है वो इतना शर्मिंदा है इस बात से कि वो विंग को फेस भी नहीं कर पा रहे। यानली ने विंग को समझाया कि जब फादर को लगेगा कि वो तुम्हारे सामने आएंगे, वो तुमसे ज़रूर मिलने आएंगे। वो लगातार यानली के कनेक्शन में है और विंग के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन विंग के सामने फेस टू फेस आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। वहीं अब मैडम यू वहाँ पे जाके बैठ जाती है। वहीं न्यूसन बहुत कॉन्फिडेंस से मैडम यू के अपोजिट में बैठा है और विंग को उन न्यूसन के पास वांग जी बहुत प्यार से बैठा के बिल्कुल विंग के पास, मतलब पास वाली सीट के पास बैठा हुआ है और विंग के पूरी तरह से कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा है। वहीं विंग की आंखों में कहीं भी मैडम यू के लिए कोई डर नहीं है, बल्कि वो भी घूर घूर के मैडम यू और जंचा को देख रहे हैं। वहीं जंचा और मैडम यू इस नए विंग को देखकर पहले ही शॉक हुए थे। जब वो इंग्लैंड से वापस आया था तब वाला विंग भी उनसे पर लगातार स्ट्रांगली फाइट कर रहा था, स्ट्रांगली स्टैंड ले रहा था। पहले वाली तरह डरावा नहीं था, वो उस चीज़ से ही शौक थे। और आज का विंग तो खुद टूटा फूटी हालत में बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी उसके चेहरे पे कोई डर नहीं है। मैडम यू तो पूरी कॉन्फिडेंट है कि वो ये केस जीतेंगी, क्योंकि एक सिंपल केस है, कौन उन्हें हरा सकता है। यही अब जज एंट्री करता है और आते ही कोर्ट रूम की मतलब हियरिंग स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है। स्टार्टिंग में ही मैडम यू जोर जोर से अपनी बात बोलना शुरू कर देती है कि वो इस विभूषण को पनिशमेंट दिलवाना चाहती हैं। इस विभूषण ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मनी ली और फिर भाग गया। यहाँ तक कि अभी भी वो यहाँ पे आकर भी उनके फैमिली से अपोलोजाइज करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लेन करने की जगह उनसे इस तरीके से रूडली बिहेव कर रहा है, उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है, झूठी बातें बोलना शुरू कर देती है। वहीं इस बात पे अब जज न्यूसन को बोलने की शुरुआत करता है। न्यूसन अपनी जगह से खड़ा होता है और सबकी तरफ देखता है और बोलता है, मिसेस जियांग, या बोलूँ मिसेस यू, क्योंकि जियांग तो आप रहे ही नहीं, क्योंकि मिस्टर जियांग फैमिया ने तो आपको छोड़ दिया है ना। आपकी हरकतों को देखकर इस बात पे मैडम यू खुद से और फ्रस्ट्रेशन में न्यूसन को देखती है और बोलती है, यही पर्सनली मुझ पे अटैक करना बंद करो। तुम यहाँ कोर्ट में खड़े हो, भूल गए हो क्या? यही होता है तुम जैसे नौसिखिया लॉयर्स से लड़ने का। तुम लोग जब दलीलें नहीं रख सकते तो ऐसे पर्सनली अटैक करके दिखाते हो। इस बात पे न्यूसन जोर जोर से हंसता है और बोलता है, आपको किसने कहा मैं बिना एविडेंस के बोल रहा हूँ? मैं तो एविडेंस के साथ आ जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है, जिस केस के लिए आप मेरे प्यारे से क्यूट से क्लाइंट को टारगेट कर रही हैं, उसे जेल में डलवाने की बातें कर रही हैं, फोर्सफुली उसे प्रेग्नेंट होके आपको बेबी डिलीवर करने की बातें कर रही हैं, क्या मैं जान सकता हूँ उनकी एग्जैक्ट एज क्या है? क्योंकि आप तो उनकी फॉस्टर मदर थी ना। इस बात पे मैडम यू नई हुसैन को देखती हैं और बोलती हैं, ठीक 22 ईयर ओल्ड है विभूषण और इस अक्टूबर 31 को वो 23 का हो जाएगा। क्यों जाना था तुम्हें उसकी बर्थडे? क्या तुम अब इस पे मतलब यूनाइटेड कोर्ट में ले जाने की बात करो तो सॉरी, वो उससे काफ़ी बड़ा है। इस बात पे न्यूसन जोर से हंस के बोलते हैं, आपने तो खुद ही अपनी बात मेरे सामने रख दी। बात जुमनाई की है ना, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं यही आप सबके और यहाँ तक कि जज साहब आपके सामने शो करना चाहता था। अगर आपके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अकॉर्डिंग विभूषण गिल्टी है और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी टर्म्स और कंडीशन ना कंप्लीट करके इसे तोड़ने की कोशिश की है, जरा आप उस कॉन्ट्रैक्ट की डेट देखिए। डेट से ही आपको सच पता चल जाएगा। जैसे ही जज ये देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है और वहीं मैडम यू भी अब पसीना पसीना हो जाती है। अब हुसैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलता है, जज साहब इतना बड़ा केस बना के, इतना सारा शोर शराबा करके, इतने सारे लोगों को मैडम यू इकट्ठा कर रही हैं अपनी ही बेइज्जती करवाने के लिए, क्योंकि वो जल्दबाजी में इतनी बड़ी गलती कर गई। मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतनी तेज़ औरत जो एक 14 साल के बच्चे को
फॉस्टर फैमिली में मतलब एक तरीके से ऑर्फनेज से उठा के लाती है, फॉस्टर फैमिली देने के वादे से, और उसे इतनी बड़ी चाल चलती है। कभी आपने सोचा है जैसा एक जैसी औरत हमारी सोसाइटी के लिए कितना खतरा है? ये एक कितना गंदा एग्जाम्पल है उन सारे फॉस्टर बच्चों के लिए। ऐसे ही कुछ टाइम में लोग फॉस्टर बच्चों को उठाएंगे और ओमेगास, ब्यूटीफुल ओमेगास को अपने घर लेके आएंगे, और इस तरीके से वो जब सिर्फ नाबालिग होंगे उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लाइफ टाइम के लिए उनको स्लेव बना देंगे। ये कर रही हैं, ये इस तरीके से अपनी पोजीशन को यूज़ करके, अपने लॉ की नॉलेज को यूज़ करके लोगों को स्लेव बनाने के प्लान कर रही हैं। इन्होंने यही किया विभूषण के साथ। आप देख सकते हैं जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट बना है और साइन हुआ है उस समय विभूषण सिर्फ 17 ईयर ओल्ड थे, एंड लीगल लॉ के अकॉर्डिंग 18 ईयर से पहले कोई भी पर्सन इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। एक 17 साल का बच्चा जिसे नॉलेज ही नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, उसे कैसे एक लीगल टर्म में आप बांध सकती हैं? ये केस कभी था ही नहीं, क्योंकि आपने ये एक फौजरी की थी। असलियत में तो आपके अगेंस्ट में फौजरी का केस होना चाहिए। आपने किया है फ्रॉड विभूषण के साथ। उसे आपने उसकी 17 साल की कम उम्र में पता नहीं किसी कॉलेज एडमिशन के नाम से ये पेपर साइन करवा लिया, क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद तो आपसे वो कभी मिले ही नहीं, उन्होंने आपसे कोई सिग्नेचर करवाए नहीं। और ये रहे मेरे दूसरे केस को अभी शट करने का दूसरे प्रूफ। इसके बाद न्यूज़ एक बड़ी सी फाइल लाके जज के सामने रख देता है, जिसमें विंग के स्कूल से लेकर कॉलेज तक के हर कोई जितने भी उसके स्कूल के खर्चे हुए हैं उन सबको उसने स्कॉलरशिप से किया है। वो विंग कहाँ रहता था, वो कहाँ पैसे इन्वेस्ट करता था, उसके नाम पे कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं, उन सब के प्रूफ दिए हैं, जिससे साफ साबित हो गया विंग के पास कभी इतने पैसे थे ही नहीं जितने पैसों का मैम यू ने केस करा है कि वो लेके भागा था। यहाँ तक कि यहाँ विंग के बॉस यानी मिंजे का भी स्टेटमेंट यहाँ पे ज्वाइन हुआ था कि विंग ने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तब उसके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, बल्कि वो तो एक सिंपल से पीजी में रहता था। अगर वो इतना बड़ा अमाउंट लेके लंदन गया था तो वो एक ऐसे छोटे से पीजी में क्यों रहता? कहीं ना कहीं ये सारे सबूत जब जज के सामने आते हैं तो जज विंग के सब फ्लेवर में ही स्टेटमेंट देते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे रिपोर्टर्स जो उस कोर्ट में थे वो सब नेक्स्ट दिन सारे न्यूज़पेपर में मैडम यू का ऐसा जुलूस निकालते हैं जिसे पूरा चाइना देखता है। मैडम यू को हर जगह थू थू हो रही है, उनकी लाइसेंस को कैंसिल करने की भी बातें हो रही हैं। एक पर्सन ने इस तरीके से एक 14 साल के बच्चे के साथ उसे अपना स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट में बांधने की कोशिश की। इस तरह की बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि फॉस्टर वो होता है ना ऑफेंस या चाइल्ड वेलफेयर के लोग, उन्होंने भी अब मैडम यू के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दिया कि उन्होंने इस तरीके से उनके मतलब एक तरीके से चाइल्ड वेलफेयर के बच्चे के साथ इतना सब कुछ 14 साल के में करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि अब मैडम यू के ऊपर बड़े लीगल टर्म्स के केसेस लगे। वो मैडम यू जो घमंड में ये थी कि उन्हें कोई लॉ में हरा नहीं सकता, नी हुसैन जैसे एक यंग लॉयर ने उनकी बुरी तरह से बेइज्जती कर दी। और ये देखकर नी हुसैन की जगह जगह तारीफ हो रही है। नी मिंजे भी आज अपने भाई पे बहुत खुश है, बहुत प्राउडली वो लंदन से ही अपने भाई को तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि लेंस ने भी नी हुसैन की बहुत तारीफ करी। कहीं ना कहीं नी हुसैन ने सारा केस पलट दिया। वो नी हुसैन जिसे विंग शायद कभी लंदन में मतलब वांगी से बचने के चक्कर में टकराया था, उस पर्सन से आज विंग बहुत खुशी से आगे आके उसे गले लगा लेता है। वहीं वांगी को नी हुसैन का भी गले लगाना विंग को कुछ खास पसंद तो नहीं आता, लेकिन अभी वो कुछ कहता नहीं। हाँ, वो विंग खुशी से नी हुसैन को देखता है और बोलता है थैंक यू सो मच, थैंक यू, तुमने मेरी लाइफ सेव कर दी और मेरी बेबीज़ उनके तुम पक्का डिज़र्व करते हो गॉड फादर बनने का। मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरे बेबीज़ के गॉड फादर तुम ही बनोगे। जिस पे मैं नी हुसैन और वांग जी एक साथ बोलते हैं सीरियसली। जानी हुसैन बहुत खुश होकर सीरियसली बोला, वहीं वांग जी पूरे शौक में सीरियसली भी तो मेरे बेबी को नहीं, हमारा बेबी के गॉड फादर ये बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? मुझे बनना था। वाओ सो क्यूट विंग, तुम कितने क्यूट हो। सीरियसली मुझे तो इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू विंग। नहीं विंग, तुम अपने वर्ड्स वापस लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये मेरे बेबीज़ का गॉड फादर बने। क्यों नहीं चाहते तुम? तुम्हें क्या लगता है मुझे याद नहीं कॉलेज टाइम में तुम मुझे छोड़ के भाग गए, लेकिन स्कूल टाइम में मैं था जो तुम्हारा कितना ध्यान रखता था। हाँ मुझे अच्छे से याद है, तुम नई शरारतें करते थे और जब डांट पड़ती थी तो मुझे भी इंक्लूड कर देते थे ताकि मिंजेगा तुम्हें कम डांटे। तो क्या हो गया, बेबीज़ के साथ मैं ऐसे नहीं करूँगा। हाँ तुम उन्हें नई शरारतें सिखाओगे, मुझे पता है। नहीं, तुम मेरे बच्चों के बिल्कुल गॉड फादर नहीं बनोगे। विंग और वांग जी
जाओ, आपके बेबीज अभी हुए भी नहीं, उनके बेबीज के गॉडफादर बनने पे अब वांगी और न्यू से लड़ाई कर रहे हैं, जिसे विंग जोर जोर से इन दोनों को लड़ते देखकर मुस्कुरा रहा है। अब पीछे से एकदम से विंग को एक आवाज़ आती है। जब विंग पीछे मुड़ता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जानशान है, जो विंग के सामने बहुत मासूम सा चेहरा बनाए खड़ा है, जिसे देख के वांग जी के खून फूक जाता है, पर वो थोड़ा शांत है। लैन मेंशन ही आया था विंग से मिलने। ऑब्वियसली ये एक दिन पहले केस हुआ था और मतलब केस क्लोज हुए काफ़ी दिन हो गया, बल्कि आज न्यूसेन और वांग मतलब विंग एक दूसरे से वैसे ही मिले थे वहाँ लैन मेंशन में, जहाँ पे अब जंचा है। जंचा जब लैन मेंशन आया था तभी सब लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, यहाँ तक कि लेंस भी दूर खड़े हुए देख रहे कि जंचा विंग से क्यों मिलना चाहता है। विंग इस समय गार्डन में बैठा हुआ ही था जब जंचा उसके पास आता है। अब विंग शॉकिंगली जांग चैन को देख रहा है। अब जांग चैन बिल्कुल विंग के पास आके घुटनों पे बैठ जाते हैं, जिसे देख के विंग शॉक है। वही वहाँ न्यूसेन और वांग जी एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर जांग चैन को देख रहे हैं। अब जांग चैन अपने घुटनों पे बैठ के रोते हुए नाटक करना शुरू करता है। विंग विंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, मैंने तुम्हारे प्यार का सम्मान नहीं किया। 4 साल हम रिलेशनशिप में थे और सच को विंग मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरा फर्स्ट लव हो, तुम मेरा ट्रू लव हो। प्लीज़ ही मुझे एक और चांस दे दो, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ मदर तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। मदर भी बहुत गिल्टी हैं अपने हाथ से और वो तुमसे आके सॉरी मांगना चाहती थी, लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि वो तुमसे नज़र नहीं मिला पा रही। लेकिन मैं तुमसे उनकी बिहाफ पे सॉरी मांगता हूँ। प्लीज़ विंग वापस आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ विंग मुझे एक बार हमारी फैमिली में वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे सच्ची में बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक आइडल अल्फा बनूंगा। इस बात पे अब वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी गुस्से में बढ़ के इस समय जांगचान को थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले विंग ही ये काम कर देता है। विंग जांगचान को एक जोर से थप्पड़ मारता है, जैसे जांगचान पूरी तरह से हिल जाता है। विंग जिसके अभी हाथ कुछ समय पहले ही टूटा था, उसके बावजूद उसके हाथ में इतना तो दम था कि उसने जांगचान को कस के थप्पड़ लगाया, जैसे जांगचान थोड़ा साइड में हो गया और अब वो विंग को गुस्से में देख रहा है और विंग उसे गुस्से में देख रहा है। तुम्हें क्या लगता है जांगचान, तुम्हारे इस नौटंकी से मैं मान जाऊंगा? ये ड्रामा बंद करो और यहाँ से तुरंत मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी, सिर्फ तुम्हें छोड़ दिया। जो पनिशमेंट तुम्हें अब गॉड देगा उसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान और तुम्हारी मदर जैसे इंसान पे अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता। अब जांगचान थोड़ा गुस्से में अपनी जगह से उठता है और कपड़े झाड़ते बोलता है, एक बार लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं विंग, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ और ये सारे केस जो तुमने मदर के ऊपर करे ना, इन्हें वापस ले लो। तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम मेरे घर में पले थे, मेरे माँ बाप ने तुम्हें खाना कपड़ा मकान सब दिया था और तुम उन्हीं लोगों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। इस बात पे अब विंग बहुत गुस्से में आगे बढ़ता है और जांगचान को गुस्से में घुटते हुए देखता है। ये है तुम्हारा असली चेहरा, ये रो के घुट्टों पर बैठ के जो तुम नाटक कर रहे थे ना, उसे की जगह ये है तुम्हारा असली सच। कौन सा मदद की है तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरी? वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे दी है ना, उसके लिए तुम्हारी मदर मोटे चेक्स उठाती थी गवर्नमेंट की साइड से। फर्स्ट पेरेंट्स को गवर्नमेंट पैसा देती है बच्चे पालने के लिए, तुम भूल गए हो क्या? मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, इसलिए नाटक करना बंद करो। तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझ पे कोई रुपया नहीं इन्वेस्ट किया, बल्कि हो सकता है उसमें से पैसे सेव ही होते हो, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है मैंने अपनी एजुकेशन का खर्चा खुद उठाया। रही बात तुम्हारे घर रहने की, वहाँ पे रह के सिर्फ मैं अपनी सीजे की वजह से रहता था, मैं वहाँ सिर्फ रहता था यानी की वजह से। यानी सीजे जो मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्यार और केयर देती थी। तुम जैसे इंसान से मैंने कभी दोस्ती की थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। शुरुआत में मुझे लगता था तुम्हारा नेचर ऐसा है गुस्सैल, लेकिन अब मुझे लगता है तुम हो ही ऐसे अंदर से घिरे हुए और घटिया और दुनिया के सबसे सेल्फिश अल्फा। तुम जैसे अल्फा से मैंने कभी प्यार किया ही नहीं। तुम्हारा फर्स्ट लव तो कभी मैं था ही नहीं और मेरा फर्स्ट लव भी कभी तुम थे ही नहीं जो मैं तुम्हें चांस दूँ। मेरा फर्स्ट लव सिर्फ मेरा लांजान था, मेरा फर्स्ट लव, मेरा लास्ट लव, मेरा लव सिर्फ लांजान है, मेरा अल्फा सिर्फ मेरा लांजान है, इसलिए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। विंग गुस्से में इस समय जंचा को सुना रहा है। जंचा इससे पहले कुछ और बोलता है। अब वांग जी विंग के बिल्कुल आगे आ गया है और घूर घूर के जांगचान को देख रहे हैं। भूलो मत, मैं हॉस्पिटल में तुमसे जब लास्ट टाइम मिला था तो मैंने तुम्हें एक चांस दिया था। तुम चाहते हो जो काम मैं उस दिन नहीं कर पाया था वो मैं अब करूं? अगर नहीं चाहते तो उठो और निकल जाओ। बार बार तुम्हें चांस देने का मुझे कोई शौक़ नहीं है और अब सच कहूँ तो तुमने आज यहाँ आके मुझे दोबारा से तुम्हारे याद दिला दी है।
अब जो तुमने मुझे याद दिलाया है उस चीज़ के लिए रेडी रहना। कहीं ना कहीं लांग वांग जी जियांग चैन को वार्निंग दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है, ऐसा नहीं है लांस जियांग्स को भूले हों, स्पेशली जियांग चैन को लांग वांग जी भूला। जियांग्स के सारे बिजनेस को लांस बर्बाद कर चुके हैं। यहाँ आने का जियांग चैन का जो कारण था वो यही था कि वो विंग को मीठी मीठी बातों में फंसा के, जो एक तरीके से मैडम यू पे अब केसेस चल रहे हैं जो चाइल्ड वेलफेयर ने और बाकी लोगों ने डाले हैं, उससे वो बचा सके, लोगों के सामने इमेज दिखा सके कि वो विंग ने उन्हें माफ़ कर दिया है और वो और विंग अब अच्छी फैमिली की तरह रह रहे हैं, सब पुरानी बातें ख़त्म हो गई हैं। वो सब का चाल थी जो विंग एक बार में ही समझ गया। एक बार वो मुसीबत में आ पड़ चुका है, लेकिन भगवान ने जब उसे ये सेकंड चांस दिया है तो वो अपने सेकंड चांस को इन लोगों पे तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा। वो अपनी लाइफ अपने फैमिली यानी लैंस और अपने लंजा के साथ ही स्पेंड करेगा। इसलिए वो खुशी से वांग जी का हाथ पकड़ के वहाँ खड़ा है। वहीं वांग जी स्माइल करता हुआ बोलता है, थैंक वाह विंग, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारा थप्पड़ इतना ज़ोरदार है। उस इंसान को पक्का आज तारे तो दिख ही गए होंगे। इस बात पे विंग स्माइल करता हुआ वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे स्ट्रॉन्ग मेरे लानजान ने बनाया तो मैं कैसे वीक हो सकता हूँ। वांग जी और खुश हो जाता है और अब विंग को गले लगा लेते हैं। गले लगाई वो विंग के लिप्स को कैप्चर करने वाला था जब पीछे से नो 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 प्लीज गाइस रूम में जाओ या ये सब ओ गॉड गेट अ रूम करके जोर से वो वहाँ से शोर मचाता हुआ न्यू साइड चला जाता है, क्योंकि उसे बड़ा ही अजीब लगता है इन दोनों को ऐसे खुले आप किस करते देखकर। वहीं वांग जी और रिंग थोड़े रुकने वाले थे, वो वहीं एक दूसरे को पैशनेटली बहुत किस करने लगते हैं। वहीं दूर खड़े हुए लैंड फैमिली का भी यही हाल है, वो लोग भी जैसे गायब हो जाते हैं। कोई अंदर भाग जाता है, कोई अपनी आंखें छुपा लेता है, तो कोई मुँह पर जोर जोर से हाथ रख के हंसने लगते हैं। वहीं जैसे ही विंग और वांग जी अपनी किस से फ्री होकर रूम के अंदर आते हैं, मतलब हॉल के अंदर आते हैं, तो देखते हैं सारी लैंड फैमिली सोफे पर बैठी हुई है कि यार सब लोग विंग और वांग जी को देख रहे हैं। वहीं वांग जी सबको यहाँ देख कर थोड़ा शौक है और बोलता है, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस बात पे सब लोग बोलते हैं, तुमसे विंग से दूर करने की कोशिश, अभी विंग की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम विंग के ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश मत करो। एकदम से ये बात बोलने के बाद रैन वहाँ से खड़े होते हैं और फिर मैडम लैंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ आज से आप विंग के रूम में रहेंगी और हाँ आप बहुत ध्यान रखेंगी विंग वांग जी के ज़्यादा क्लोज ना जाए, क्योंकि मुझे इस अल्फ़ा पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मेरे प्यारे से ब्यूटीफुल से क्यूट से ओमेगा सन को देख के कहीं इसकी नीयत ना बिगड़ जाए। और ये बोलने के बाद लैंकुरेन विंग को वांग जी के पास से ले जाते हुए उसके रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। वहीं मैडम लैन भी उनका साथ देने लगती है। इस चीज़ को देख के वांग जी पूरी तरह से शौक है। वहीं जिंगी भी खुशी और एक्साइटमेंट में अपने भाई को थोड़ा जीप दिखाते हुए उन लोगों के पीछे चला जाते हैं। अब सब लोग ऐसे ही वांग जी को टीज करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ये अब सिर्फ हॉल में वांग जी और उसके ग्रैंडफादर हैं। ये वहीं वांग जी अपने ग्रैंडफादर को देखते हैं और बोलते हैं, ग्रैंडफादर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इस बात पे एकदम से उसके ग्रैंडफादर वांग जी को देखते हैं। अब वांग जी अपने ग्रैंडफादर के पास में बैठता है और बोलता है, मैं जानता हूँ ग्रैंडफादर आप अपनी गलती के लिए अभी तक गिल्टी फील करते हैं, लेकिन मैं और विंग आपको उस चीज़ के लिए बहुत पहले ही माफ़ कर चुके हैं। आप एजेड हैं और आपको पूरी बात सही से नहीं पता थी, इसलिए धोखे में आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। गलती तो मैंने भी की थी आप पे उस दिन अटैक करके, आई एम सॉरी। लेकिन अब आप प्लीज़ वहीं विंग के सामने ये गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ मत आइए। विंग को ये बात नहीं पता है और हम सब ने डिसाइड किया हम विंग को ये बात कभी नहीं बताएंगे, इसलिए प्लीज़ आप गिल्टी बिल्कुल फील मत कीजिए। विंग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उसे आपका इस तरीके से उसे नज़र छुपा के बात करना अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं चाहता वो कभी भी वो बातें जाने जो उसे हर्ट कर सकती हैं, इसलिए आप भी इन बातों को अब भूल जाइए। ये बात कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई हम में से कोई कभी डिस्कस नहीं करेगा, इसलिए प्लीज़ अब आप विंग के सामने स्माइल करता हुआ बिल्कुल उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ जाइए जैसे आप पूरे चाइना को डराते हैं। कहीं ना कहीं वांग जी के मुंह से ये बात सुन के उनके ग्रैंडफादर वांग जी को प्यार से सर पे पैक्ट करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू सो मच, तुम दोनों सचमुच में बहुत अच्छे और एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और मैं तुम दोनों के लिए कुछ सोच रहा हूँ जो मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊँगा। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या सोचा है ग्रैंडफादर ने इन दोनों के लिए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आपको क्या लगता है सचमुच में विंग और वांग जी एक दूसरे से इतने दिन दूर रह पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।